सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेजबान फहीम खान और ईद के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है, तो हमारी तो ईद आज ही है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ईद का दिन है, ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। उमूमन ये हम जब गर्ल्स हॉस्टल या गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं तो चीख चीख के ये वाला शेर सुना रहे होते हैं। और मैं तमाम लोगों को माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ईद के तीनों दिन के बाद जो है वो आपको आके ये शेर सुना रहा हूँ, वरना यकीनन आप लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते थे। लेकिन एक और है, बड़ी ईद के लिए बचा के रखें, इसलिए सेव कर लें ये सारा डेटा। चांद रात को सभी ने देखा हिलाले ईद को, चांद रात को सभी ने देखा हिलाले ईद को, एक हमारा नसीब ही हड्डियां तोड़वा गया। हम थे चांद के नजारे में खोए हुए, हम थे चांद के नजारे में खोए हुए, बस अचानक से चांद का अब्बा आ गया। आई बहुत पिटाई हुई भाई, कसम से छत पे पिटे हम खुले आसमान तले। खैर, आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बल्कि अब तो बिलेटेड ईद की मुबारकबाद। ईद तो जा चुकी है, लेकिन हमारी ईद अभी आनी है क्योंकि हम पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। जी हाँ नाज़रीन, जिस दिन तेल निकलेगा उस दिन हम ईद मनाएंगे, आवाम का नहीं, समंदर में से निकलेगा। मुझे क्या लगता है यार, गले तो मिल रहा है, ईद है, कैसे मिलेगा? नाज़रीन, ईद की सब तैयारी हो गई, कपड़े चूड़ी बाली हो गई, मुन्ने ने फिर शोर मचाया, मेरे पाँव में कुछ ना आया तो मुन्ने मेरी बात गौर से सुनो। चलिए ईदगाह दे उस नुकड़े जिथे जुतियां दी लंबी कतार होवे, एक तू चुकले एक मैं चकला, साडी ईद फेर बड़ी मजेदार हो। इंज करना, ठीक है जी। तो चप्पल खरीदने की जरूरत नहीं है, आपने जाएंगे वही हवाई चप्पल पहन के 2 पट्टी वाली जो होती है, और वापस आएंगे लेदर की जबरदस्त चमचमाती चमकती हुई फड़कती हुई चप्पल पहन के। बाद में मिट्टू छोड़ तेरे भाई ने 2 जोड़ियां। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, हूं मीर की हमराज गालिब के आंगन में खेली। नाजरीन, उर्दू की जब बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान है, और मज़े की बात यह है कि हमें अंग्रेज़ी भी बोलनी है, इसलिए हम ज़्यादा खुश होते हैं। बहरहाल, उर्दू के एक उस्ताद अपने शागिर्द को पढ़ा रहे थे ग्रामर, उर्दू के ग्रामर में ज़माना पढ़ा रहे थे, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उन्होंने एक जुमला दिया और कहा कि बताओ ये कौन सा ज़माना है। जुमला था, अगर मैं कहूँ मैं नहाता हूँ तुम नहाते हो, ये कौन सा ज़माना है? जिस पे शागिर्द ने बड़ी देर तक सोचा और सोचने के बाद कहा, उस्ताद जी मुझे लगता है ये ईद का ज़माना है, क्योंकि हम तो ईद पे ही नहाते हैं। हैं जी बेटू, तुम कब नहाते हो? नाज़रीन, ईद का ताज़ा ज़माना गुजरा है और आपने देखा होगा कि ये ब्यूटी पार्लर के अलावा जो सैलून्स होते हैं, बार्बर शॉप्स होती हैं, उसके बाहर भी बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, नंबरिंग होती है कि जी चांद रात को तो बस आप भूल ही जाएंगे, 50-60 लोग तो लाइन में लगे हुए होते हैं कि ईद की नमाज भी वहीं से पढ़ने जाते हैं बहुत से लोग। ये सारा सिस्टम भी जो है वो हम फेस करते हैं ईद के टाइम पे। इसी दौरान एक शख्स जो है वो बाल कटवाने के लिए जब नाई के पास पहुंचा, ये शख्स बेचारा बीवी का बड़ा सताया हुआ शख्स था। बहरहाल, इसकी डिमांड सुन के नाई की आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी आप दीदा हो गया, ज़ारो कतार रोने लगा जब इस शख्स ने कुर्सी पे बैठते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, भाई इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए। बस मैं समझ सकता हूँ जानी, तुझे क्या लगता है तेरे भाई के साइड के बाल का? तेरा गम मेरा गम एक जैसा सर, हम दोनों की एक कहानी। नाज़रीन, बचपन में हम ईद मनाते थे, बड़ा मजा आता था। कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बड़ी बॉटल्स जो हैं वो कांच की बॉटल्स आया करती थी, उसको 1 लीटर 1.5 लीटर वाली ना, 1.5 लीटर आती भी नहीं थी शायद, 1 लीटर वाली डिपॉजिट रखवा के लेनी पड़ती थी। वो दौर भी हमने बड़ा ही खूबसूरत तरीके से गुजार दिया। और उस ज़माने में गालिबन आज के ज़माने में भी ऐसा ही होता है मोस्टली जगहों पर, कि जब भी दुनिया में ईद की तमाम म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जब आपकी जेब में कड़क कड़क नोट हो तो आइसक्रीम वाले का वो ये वाला म्यूजिक एक तरफ किलिंग है यार, किलिंग। मतलब डीजे को भी इसमें ऐड कर दो।
दो मैंगो फ्लेवर फेवरेट है यार आपके भाई का मैंगो फ्लेवर, क्या हो गया? समझ तो गया होगा। नाजरीन, ईद के मौके पर याद आया कि चांद देखने वाले एक साहब तो इतने पुराने हैं कि ये उस वक्त से चांद देख रहे हैं जब से चांद डिस्कवर भी नहीं हुआ था। मतलब समझ लीजिए कि उसे तो मोहल्ले में आए हुए 3 साल हुए हैं, ये तो गालिबन कोई 20-25 साल से चांद देख रहे हैं। अच्छा सॉरी, मैं अपने चांद की बात कर रहा था। ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम, मेरे पास भी एक चांद है। चांद नवाब कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए रवाना हो चुके हैं। यस! ये क्या समझा, बच्ची की बात करो? अबे क्या है, कैसी सोच रखी हुई है तुम लोगों ने? बेटू कैसे ये लोग? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, ईद के मौके पे जो लोग ससुराल जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो लोग ससुराल जाते हैं अपनी बेगम के घर जो जाते हैं, वो अक्सर जो है बड़े दोस्तों में जाना चाहते हैं तो उनका दिल नहीं कर रहा होता जाने का। इस पर वो बेगम से शदीद ठुड्डे खाकर भी ससुराल जाते हैं और फिर जब वापसी में दोस्तों से मिलने के लिए ईद आते हैं तो उन्हें बड़े फ़ख्र से बताते हैं, आज तेरा भाई पाए खा कर आया है। मेरी जान, पाए नहीं, ठुड्डे खा कर आया है। ये ठुड्डे होते हैं, पाए नहीं होते। आप गलत हैं, आपकी जो वर्ब्स हैं वो गलत हैं, उनका चुनाव गलत है। इसे ठुड्डा कहते हैं, इसे कुट कहते हैं। आप कुट लगवा कर आए, कुटव्वा लगाया आप, समझा? पाए खा कर आए, समझ तो गया होगा। शॉपिंग को लेकर के लड़कियां बिला वजह बदनाम हैं। लड़कियां पूरा रमजान शॉपिंग करती हैं, ऑलमोस्ट पूरा रमजान वो शॉपिंग करती हैं, फिर भी ईद के दिन उनकी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है कि जी मेहंदी की कोन नहीं आई, चूड़ियाँ जो हैं वो ठीक नहीं आई, जूतियाँ जो हैं वो सूट से मैच नहीं कर रही, हैंडबैग तो ली आई, कुछ ना कुछ रह जाता है। लेकिन लड़के भी कम नहीं होते। ये 2 से 3 घंटे शॉपिंग के लिए जाते हैं किसी ना किसी मॉल में और अगली ईद तक की शॉपिंग करके ले आते हैं, जिसे हम आम अल्फाज में कुंडी कहते हैं। समझ तो गया होगा। भाई, बीवियों की लॉजिक भी बड़ी अजीब है। जब उनसे कहो किसी दावत में जाना है, चेंज कर लो, तो कहते हैं मेरे पास कोई नया सूट नहीं है। और जब उनकी अलमारी खोलो तो उसमें से धड़ाधड़ शॉपर्स गिरने लगते हैं और कहती हैं मेरे पास तो रखने की जगह ही नहीं, एक नई अलमारी बनवा दो। ये इतनी छोटी अलमारी बनवाई तुमने, खर्चा बचा लिया इसके अंदर भी। मुझे कहते हैं मैं अपने बाप के घर से बड़ी अलमारी ले आती। तो भाई ये लॉजिक हमारी समझ में नहीं आती। इसी तरह से एक मियाँ बीवी ने ईद पर बीवी ने कहा कि जी फरमाइश की अपने मियाँ से, मुझे कम से कम इस ईद पे 5 जोड़े चाहिए। मियाँ ने कहा भाई तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है बेगम, तुम्हें क्यों 5 जोड़े नहीं चाहिए ईद पर? जिस पर बेगम ने उनसे कहा अरे वो तो सारे मोहल्ले वाले देख चुके हैं, नए जोड़े बनाऊंगी। तो शौहर ने बड़ी मासूमियत से कहा भाई अगर ऐसी बात है बेगम तो ये जोड़े छोड़ो, मोहल्ला बदल लेते हैं। सही है, नए मोहल्ले में पुराने जोड़े भी नए लगेंगे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर लिया है। नहीं, मैं बिल्कुल भी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, कसम से मैं नहीं कर रहा। एक खातून का जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। एक ज़माना था कि आपको सिर्फ 4 डिजिट्स का कोड मिला करता था मोबाइल में लगाने के लिए। ये गालिबन नोकिया 3310 का ज़माना था। उसके बाद आपके पास एक वो पैटर्न वाला लॉक आया, उसके बाद थंब लॉक आया और आजकल रेटिना भी चल रहा है जो आपकी आंखों को जो है वो टेस्ट करता है और फेस लॉकिंग भी आ गई है। अब इसी तरह से एक खातून ने चांद रात को अपने मोबाइल में फेस लॉक लगाया। गौर से सुनिएगा, एक खातून ने चांद रात को अपने मोबाइल में फेस लॉक लगाया और 3 दिन तक ईद के पॉलर भी बंद रहा और उनका मोबाइल भी। समझ तो गए होंगे आप। मेकअप वालों तुम पहली लाइन में होगे, दोज़ख वाली पहली लाइन में, सबसे फ्रंट पे होगे, धोखेबाजों। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, रोज़ा सिर्फ सारा दिन भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि अपने अंदर के चेयरमैन को काबू में रखने का भी नाम है। और जो लोग इसमें कामयाब हुए हैं उन्हें हमारी तरफ से दिली तौर पर ईद मुबारक। वैसे मिट्टू, कमाल की बात है, चेयरमैन साहब का इखलाक देखे कि फारूक साहब को भी उन्होंने सलाम भेजा है। फारूक साहब को सलाम कहिएगा, कॉम्पिटिटर को भी सलाम। कमाल। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक गलत फहमी जो है वो लोगों में फैल गई है। दर हकीकत चेयरमैन साहब एक दर्जी हैं और वो ईद के सूट का नाप लेना चाह रहे थे, इसीलिए बारहा
वो कहते रहे हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। तो ये ज़राए का दावा है। इसके अलावा चेयरमैन ने सबका एहतिसाब किया। अब उनका एहतिसाब उनकी अहलिया करेंगी। तो लगता है मुझे नहीं, ऐसा लगता है तो लगने में बुराई नहीं, हो भी सकता है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, ईद के मौके पर हर इंसान घूमने फिरने जाता है, खाने पीने के लिए जाता है, रेस्टोरेंट्स में बड़ा रश होता है, हर बंदा अपनी ईदी को जो है वो वहाँ स्पेंड करना चाहता है। अब मैं आपको बताऊँ एक फूड कोर्ट का हाल। फूड कोर्ट तो आप जानते ही होंगे, आप सबने सुना होगा, जहाँ इंसान खाना खाने और जलील होने एक ही वक्त में जाता है। जी हाँ, क्योंकि जब आप उनके पास जाएं और उनसे कहें यार टिश्यू पेपर देना, वो रखे, स्ट्रॉ आए वहाँ पड़ी है, केचप ये रही, सर कोल्ड ड्रिंक वो है, ठंडी नहीं है, बर्फ़ नहीं है, सर टेबल वो ढूंढ लो। मतलब यार पैसे दे के खा रहे हैं भाई, लेकिन नहीं, हम वहाँ पर बड़े शौक से, फ़ख्र से, इज़्ज़त के साथ सूटेड बूटेड होके जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, खैरियत, ठीक ठाक? मैं आज फूड कोर्ट में आया हूँ जलील होने के लिए, आए मुझे जलील करें। और फिर हम इंतज़ार करते हैं खड़े। यार रमज़ानों के अंदर तो उस फूड कोर्ट में ये हाल था कि लोगों ने नीचे फ्लोर पे बैठ कर भी इफ्तारियाँ की, लेकिन कोई टेंशन नहीं यार, मॉल का फूड कोर्ट है भाई, इज्जत से जलील होते हैं हम। हाँ, समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ईद की तैयारियों में कभी कोई कसर ना रहने दीजिएगा। इसलिए नहीं कि ईद है और आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, बल्कि मैं स्पेशली जो शौहर हजरात हैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि अगर आपने ईद की तैयारियों में कोई कसर छोड़ दी तो बेगमात आपका इस्तकबाल कुछ इस तरह से करेगा। अब रिस्क आपका अपना है और यहाँ रिस्क अंग्रेजी वाला है, तो आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है, जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है, मैंने नजरों की तरह सर भी झुका रखा है। मेरी बीवी का नाम पिंकी भाभी थोड़ी है, मैं क्यों सर झुकाए बैठा हूँ? नहीं सर, हम एक्टिव हैं। समझ तो गया होगा। देखो भाइयों, ईद पर मेरा मशवरा है कि अपनी बहनों से बड़े ही तहम्मुल और एहतराम से पेश आया करें, क्योंकि एक बार अगर ये ब्लैकमेलिंग पर उतर आए फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनती। अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, ईद के दूसरे दिन का गलबन जो है वो ये सीन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बहन ने मुझसे कहा कि अपनी ईदी में से मुझे पिज़्ज़ा मंगा के दो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं क्यों मंगाऊँ भाई, अपनी ईदी में से मंगाओ, तुम्हें भी तो ईदी मिली है। साफ इनकार, मैं नहीं मंगाना। इसका बदला लेने के लिए अब्बू की मौजूदगी में वो किचन में गई और जोर से आवाज लगाकर उसने कहा, भाई माचिस खत्म हो गई है, चूल्हा जलाना है, जरा अपना लाइटर देना। बस फिर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब्बा, मैं और डिशुम बहुत पिटाई शदीद, इसलिए रिस्क ना ली, पिज्जा मंगा। समझ तो गया होगा। रोज नाजरीन, शायर कहता है, मिसरा उठाइए, मिसरा उठाइए, मिसरा उठाइए। आप सब लोग तो वेट लिफ्टिंग करते ही रहते हैं, मैं अपनी टीम से जी। रोज़े ईद बैठे बैठे सुन हो जाता हूं, वाह वाह वाह। रोज़े ईद बैठे बैठे सुन हो जाता हूं, बस सिवैयां खाता हूं और टन हो जाता हूं। मौजा ही मौजा। और एक शेर हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप में इस वक्त अभी तक चल रही है, उनके नाम। आहा, क्या बात है। उम्मीद लगती है ना कोई आस लगती है, आस के ऊपर थोड़ा उम्मीद लगती है ना कोई आस लगती है, हमारी टीम मुझे तहरीक इंसाफ, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई। समझ तो गया होगा। राणा सनाउल्लाह साहब सियासत में एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है। ये नून लीग के बड़े ही एक्टिव वजीर भी रहे हैं, कानून दान, पंजाब के वजीर कानून रहे हैं ये, और इसके साथ साथ ये अपनी शोला बयानी की वजह से काफ़ी माने जाते हैं। ये सब तो नाजरीन जानते ही हैं, लेकिन ये अपनी जहानत की वजह से भी बहुत ही एक्टिव रहते हैं। अब ईद के मौके पर ये अपने एक दोस्त के घर गए। दोस्त ने इखलाकन पूछा, जी तुसी चाय पियोगे कि कोल्ड ड्रिंक? जनाब ने बिना किसी तकल्लुफ के फ़ौरन फरमा दिया कि जी जब तक चाय तैयार होती है तब तक आप कोल्ड ड्रिंक भिजवा दें। जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। वैसे अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, ये राणा सनाउल्लाह साहब की नहीं है, ये मरियम औरंगजेब साहिबा की तस्वीर है। अगर आप इसे गौर से देखें, थोड़ी देर तक देखें, इमेजिन करें कि इनकी मूंछें हैं
मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा कसम से। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इमेजिन करें अगर इनकी मूंछें राना सनौलत है, लुक है बस। मैं नहीं कह रहा, या तो मिट्ठू कह रहा है या आप कह रहे हैं। समझ तो गया होगा। भाई ईद के मौके पर सब नया नया लिबास पहनते हैं और बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो शौहर जो है वो ईद के मौके पर नया लिबास पहनकर जब घर में दोबारा दाखिल हुआ बाहर से, तो बेगम से कहने लगा कि भाई आज तो लड़कियां मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी। वो मतलब कहते ना हंसी तो फंसी, तो बेगम को टीज कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि बेगम भी उन्हीं की। आगे से बेगम जवाब दिया, अच्छा आपने कंफर्म कर लिया कि वो आपको मुस्कुरा के देख रही थी या देख के मुस्कुरा रही थी? ये क्या नमूना है यार? उमर प्लीज यार, ये मेरे पर्सनल जोक्स इसमें मत डाला करो यार। मैं तुम्हें बताया तुम्हारी भाभी ने ये बोला, तुमने लिख दिया क्या? प्लीज नाज़रीन, ईद के मौके पर जो हमने एक सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और उस सर्वे में यह पता लगा है कि लड़का अगर मुंह धो ले तो समझ ले कहीं बाहर जाने वाला है, और लड़की अगर मुंह धो ले समझ ले कहीं नहीं जाएगी, ये घर पे ही है। ये इस सर्वे का रिजल्ट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन ईद की शॉपिंग के दौरान बड़े मजे मजे के वाकयात हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि है ये हो गया, तो ये वाली खबर भी हो जाती है। बहरहाल ईद की शॉपिंग के दौरान लड़की दुकानदार से कहती है, भैया स्किन कलर का कपड़ा दिखाना। जिस पे दुकानदार का स्वैग चेक करे, वो कहता है, बाजी मुंह वाली स्किन का कलर का या पांव वाली स्किन के कलर का? वाह, छा गया जी दुकानदार। 22-31-90, 22-31-90, ये 22-31-90 का कमाल है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आजकल ज़माना बदल गया है और हम ज़्यादातर जो है वो हमारा कल्चर जो है वो वेस्टर्न होता जा रहा है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़्यादा अरसा वेस्ट में रहे हैं और उन्हें पता है कि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता है। तो इस वजह से हम भी ज़रा वेस्टर्न होते जा रहे हैं। वेस्ट के अंदर क्या होता है कि छोटे बच्चों पे अगर आप टॉर्चर करें तो वो पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे तंग किया है या हरेस किया है या मुझे मारा है, जो भी है वो उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, हमारे ये आजकल के बच्चे जो हैं जो भी डिमांड करते हैं वो उस कल्चर को लेते हुए मोस्टली पूरी हो जाती है। जिस चीज़ की भी बात करते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है जी, वालिदैन कहते हैं हाँ दिला दो, कोई बात नहीं, बच्चा है ठीक है। हमारे ज़माने में एक कोल्ड ड्रिंक के लिए 1 घंटा फर्श पे लेट के नागन डांस करना पड़ता है। उसके बाद ईदी भी जो मिलती थी वो भी अम्मी जमा कर लेती थी कि बच्चे गुम जाएगी तुमसे। 1 घंटा नागन डांस, इमेजिन करें, इमेजिन ये करेंगे 1 घंटा नागन डांस, कितना वल्गर लगता होगा ये इमेजिन। और वजीर आजम किसी सरबरा के ड्राइवर नहीं बने, वो उन्हें गाड़ी में सिर्फ घुमा रहे थे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप किसी शख्स से माचिस मांगे तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सिगरेट पीता है। हो सकता है उसके पास माचिस इसलिए कि वो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहा हो। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी। वजीर साइंस जनाब फवाद चौधरी साहब से पूछना यह था कि अगर हम किसी पहाड़ पर बैठकर ख्वाब देखें तो क्या वो ख्वाब ऊंचा होगा? शाहीनों की तरह बेटो, शाहीन बनेंगे, इकबाल के शाहीन। समझ तो गया होगा। जराए एलियंस का कहना है कि मुल्क में जो साइंस का हाल है वैसा ही वजीर साइंस लगाया गया है। सर टेक्नोलॉजी के बारे में भी तो कुछ कहें, टेक्नोलॉजी का वजीर भी वही है। आज टेक्नोलॉजी को कोई अहमियत ही नहीं देते हैं आप लोग, गलत बात है। टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी चीज होती है। आपको क्या पता किस टेक्नोलॉजी के इस टेक्नोलॉजी को हमने कितनी मुश्किलों से हासिल किया है। भूल गए वो वक्त जब लाइट चली जाती थी और VHS की कैसेट जो है वो VCR में फंस जाती थी और अब्बा के आने के डर से कैसे टांगे कांप रही होती थी कि कैसे निकालें, कैसे यार लाइट चली गई, और हमने अपना दिमाग लगाकर उसे निकालना सीखा। ये होती है टेक्नोलॉजी। ऑडियो कैसेट की जब रील निकल जाती थी, आधा आधा घंटा बैठ के उस कैसेट में हम पेंसिल फंसा के उसको लपेटते थे। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के लिए हमने इतनी मेहनत की है, इतनी। आपको क्या पता जब VCR का हेड साफ करना होता था तो 5 के नए नोट पे परफ्यूम लगाकर कितनी मेहनत से हम उसको रगड़ते थे। इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। समझ तो गया होगा।
जब से वजीर आजम बने हैं खान साहब की ट्विटर फॉलोइंग कम होती जा रही है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं नाजरीन के खान साहब लोगों से गिला करते हुए कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े मोबाइल हाथ में है लेकिन ट्वीट लाइक करते हुए मौत पड़ती है। मिठू तेरी लॉजिक गलत है। मिट्ठू को ऐसा लगता है कि खान साहब जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट में कोई बात कह रहे हैं जिसपे नईमुल हक और शफकत महमूद साहब परेशान हो रहे हैं। मोबाइल वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी देख के एक बात तो साबित हो गई है और सामने भी आ गई है कि नाजरीन जो दुआएं मैंने इस टीम की कामयाबी के लिए मांगी थी, अब मैं चाहता हूं कि उसका सवाब मेरे दादा दादी नाना नानी की रूह को पहुंचे। बस क्यों अब ये हरकतें इनकी हो रही हैं भाई कि मिकी आर्थर जो हमारे कोच हैं उन्होंने तसल्ली देते हुए सरफराज से कहा कि भाई वेस्ट इंडीज से अगर आप पहला मैच हार गए हो तो कोई टेंशन नहीं है यार, 1992 में भी यही हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड कप जीते, जिस पर सरफराज ने बड़े ही प्यार मोहब्बत और एहतराम के साथ उनसे कहा सर 92 तक तो ठीक है लेकिन 2007 में जब ऐसा हुआ था तो हमारा कोच बॉब वुलमर मर गया था, अब या तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे या हमारा कोच मरेगा। अब मिकी आर्थर उस दिन के बाद से दिख नहीं रहा था। अगर आपको कहीं मिल जाए तो प्लीज़ करीबी मस्जिद में ऐलान करवा दीजिएगा, हम आके ले जाएंगे। पता है मिट्टू किधर है मिट्टी? ये वाइट मिट्टी है। ओह वाइट एंड मिट्टी। समझ तो गया होगा। हमारी काबीना के मशहूर तरीन वजीर होने का खिताब अगर किसी को जाता है तो वो हैं द वन एंड ओनली शेख रशीद साहब। जी हाँ, इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर ये फ़िक्रा लिखा हुआ था कि उधार लेकर शेख रशीद ना बने। चले भाई, अब इससे ये बात तो साबित हो गई कि शेख साहब की कोई कारकर्दगी हो या ना हो, लेकिन इस बारे में उनका ये इकदाम बहुत अहम है कि लोगों ने दुकानों के बाहर कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, उधार लेने के लिए 80-90 साल के हों और अपने वालिदैन को साथ लाएं तो मिलेगा, उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो, इन जुमलों को तब्दील कर दिया। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। नाज़रीन रमज़ान गुजर गया, ईद आ गई, सेलिब्रेट भी हो गई ईद, लेकिन एक सवाल ने पूरा रमज़ान बहुत तंग किया। मतलब जो भी जानने वाला मिले शदीद गुस्सा आता है इस सवाल पे जब वो आपसे पूछे बयान तोड़ा रोज़ा है, और मैं बड़ी अकीदत के साथ जवाब देता था जी हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह है, और उसके बाद वो डबल दिलचस्पी के साथ ये बात पूछता था शक्लों तो नहीं लगता, तो तेरा क्या लगेगा? नहीं लगता शक्ल से तो क्या करूं? मिठू यार लोग तपा देते हैं, लिटरली तपा देते हैं। समझ तो गया होगा। पीटीआई कहती है कि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी 3 बार वजीर आजम बनाएंगे, जिस पर अपोजिशन का कहना है कि जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर आंखों पर, लेकिन अब ये इसी तरह से हो सकता है कि जब इलेक्शन की जगह डकवर्थ लुइस मेथड यूज किया जाए। चलें तो पॉसिबिलिटी तो है ना, इट्स अ गुड साइन। हम डकवर्थ लुइस मेथड यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। नाजरीन गुज़िश्ता माह 28 मई को यौम तकबीर गुजरा, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी कुव्वत बने, जिससे मुझे याद आता है कि भुट्टो साहब की एक बड़ी मशहूर स्पीच थी। उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे, और मियाँ साहब के दौर में एटम बम बन गया। अब खान साहब का दौर है, इसमें आवाम घास खाएगी, जिस पर पीपीपी को खान साहब का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो भुट्टो साहब की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। तो आप ऑपोजिशन क्यों कर रहे हैं? आप तो उनको सपोर्ट करें भाई। घास खाने का टाइम आ गया, ज़बरदस्त किस्म की हरी हरी घास, सूखी सूखी घास, बेहतरीन किस्म की घास। बेटो हम ज्वाइन कर रहे हैं, टेंशन ना लें, आओ मीठे साथी। नाजरीन एटमी धमाकों के हवाले से वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हम एटमी धमाके दोबारा करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता धमाकों में ठा की आवाज कम आई थी।
अब ये अफवाह कौन फैला रहा है मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए तो उन्होंने बम की वट को आग लगाने के लिए कैप्टन सफदर को भेजा था। इसमें उनकी क्या लॉजिक थी ये हमें नहीं पता, ये वो खुद बता सकते हैं। शायद ये बड़ा रिस्क होता है, वैसे आपको पता है एटमी रिएक्शन जो है वो वहाँ पर रेडिएशन की वजह से बड़ा रिएक्शन हो जाता है। तो कैप्टन सफदर ही क्यों, क्या वजह हो सकती है मिट्टू? खैर इस बारे में हम सोचते हैं, लेकिन लेते हैं फिलहाल एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान समझ तो गया होगा। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक। आपको एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को ही सदर के लिए मुंतखब क्यों किया? आइए हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपका यह जानना ज़रूरी है कि जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। जी हाँ, और इनका मकसद ये था, इनकी तकर्रुरी का मकसद ये था कि जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई ऑपोजिशन की तरफ से आवाज़ उठेगी या मुंह खोलेगा तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब उसकी बत्ती सी निकाल लेंगे। गुड थॉट सर, गुड थॉट, वेरी गुड थॉट। अब मुझे पूछना ये था डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि सर क्या कीड़ा सिर्फ दांत में ही होता है? समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात है उन दिनों की जब मुल्क में जगह जगह मेले लगा करते थे। रौनक मेला में एक मर्तबा एक पहलवान ने 10 नींबू निचोड़कर एक गिलास जूस निकालने का रिकॉर्ड बनाया और उस पहलवान ने चैलेंज किया। उसने चैलेंज किया कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, सारी आवाम को चैलेंज करता हूं, जितने हाजरीन है उन्हें चैलेंज करता हूं कि आप 20 नींबू लें और इतना जूस निकाल के दिखाएं जितना उसने 10 नींबू से निकाला है। और कोई परेशान हो गया, घबरा गया, कहने लगा नहीं भाई ये तो पहलवान नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। सब लोग पीछे हट गए सिवाय एक के। एक आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा मैं जूस निकालूंगा, लेकिन 20 नींबू से नहीं 10 नींबू से। हमने कहा ठीक है निकालो भाई। और उसके बाद लोग उस वक्त सख्ते में आ गए जब उस शख्स ने आगे बढ़कर यह कहा कि मैं 10 नए नींबू से नहीं बल्कि उन्हीं नींबुओं से निकालूंगा ये रस जिसने तुमने पहले ही निचोड़ दिया है। इस पर सब लोग उसका तमस्कर उड़ाने लगे, कहने लगे कैसा आदमी है, मतलब पागल हो, क्या कर रहे हो तुम यार, ये बेवकूफ़ आदमी, ऐसे नहीं होता। वो नींबू निचोड़े जा चुके हैं, उसमें से और रस नहीं निकल सकता। हैरत की बात तो तब हुई जब लोगों के मुंह पर ताला लग गया और उस शख्स ने उन निचोड़े हुए 10 नींबुओं में से एक गिलास रस निकाला। या नाज़रीन, सब हैरान परेशान हो गए, पहलवान के पैरों तले जमीन निकल गई और उसने इस शख्स से पूछा क्या तुम भी पहलवान हो कोई? सामने से उस शख्स ने जवाब दिया ओ नहीं मैं क्रिकेटर हूं, ओ लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है। सही है मिट्टू, अब नजर आ रही है 22 साल की जद्दोजहद। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जमशेद दस्ती साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जिनके बारे में लोग ये गवाही देते हैं कि ये बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान हैं। इनके ऊपर करप्शन का 1 रुपया भी साबित नहीं हो पाया है। ये इंतहाई सादा लॉ इंसान हैं और आज तक जो है वो मोस्टली गधा गाड़ी के ऊपर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा, इनकी वीडियोस आई हैं जिसमें ये गधा गाड़ी पर सफ़र करते हैं। बहरहाल एक मरतबा एक दोस्त इनके पास आया और उसने इनसे दरख्वास्त की कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए पास के गाँव तक जाना है, मेरा गधा बीमार है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना गधा दे दीजिए। अब जमशेद दस्ती साहब उस दोस्त को गधा नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने कह दिया यार मेरा गधा कोई और लेके गया हुआ है, यहाँ नहीं है। इतने में सहन से गधे के चीखने की आवाज़ आ गई, ढैचू ढैचू। अब दोस्त ने कहा यार तुम मुझसे झूठ, गधा नहीं देना मत दो लेकिन झूठ तो मत बोलो। जिस पर जमशेद दस्ती साहब की सादगी चेक कीजिएगा, उन्होंने कहा यार तू दोस्त मेरा है, मुझ पे यकीन करेगा या गधे पे? वाह, जमशेद दस्ती साहब की सादगी पे कौन ना मर जाए, ऐ खुदा, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार नहीं। वाह वाह वाह, समझ तो गया होगा। नाजरीन, कहते हैं कि तोहफा इंसान उसे पेश करे जिसे तोहफे की कदर हो। यानी आप किसी को गिफ्ट करते हैं, मोस्टली रमज़ान अभी अभी गुजरे ताज़ा तो हुआ ये कि हमने एक पड़ोसी के यहाँ सहरी भेजी, उसने हमारे यहाँ दोबारा सहरी भेजी, वो सहरी हमने किसी और के यहाँ भेज दी, जब किसी और के यहाँ हमने वो सहरी भेजी तो उसके घर से वो वाली सहरी आई जो हमने अपने पड़ोसी को भेजी। तो जो शख्स तोहफे के लायक नहीं उसे आप तोहफा ना दें। इसी तरह तारीख की किताबों में हमें ये बाब मिलता है कि एक बादशाह गुजरा है जिसने अपने दरबार के एक मौसीकार, एक गाने वाले को 2 तलवारें तोहफे में दी। जालिम ने वेल्डिंग करवा के चिमटा बना लिया और बाद में
उस दरबार से आवाज आने लगी, वो एक फुल मोतिये दमार के जगा सोनिए। नहीं, मैं आरिफ लोहार की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जमाने में आरिफ लोहार नहीं, गाना उन्हीं का, गाना उन्हीं है ना मिट्टू? समझ तो गया होगा। नाजरीन, पहले रमजान में सियासी इफ्तार पार्टियां और अब ईद मिलन पार्टियां, वो भी सियासी। असल मजे जो लोग कर रहे हैं, आप माने या ना माने, हमारे सियासतदान हैं जो सिर्फ और सिर्फ मजे कर रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल में वो डायलॉग भी, वो वाली टी शर्ट्स पहनाओ इन सारे सियासतदानों को जिसपे लिखा होता है ना मजे 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 मजे, वो वाली टी शर्ट आप इन्हें पहना दें, क्योंकि यही लोग हैं जो सिर्फ मजे कर रहे हैं। और वो भी ऐसे जो हर पार्टी में जम जाते हैं, ऐसे सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सुन, हर पार्टी में जम जाते हैं। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, मासी मुसीबतें परेशान है कि भाई ये पलंग के ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है, जिसपे अंकल सरगम उन्हें बता रहे हैं कि ये एक लोटा सियासतदान है जो हर मुफ्ते की सियासी ईद मिलन पार्टी में जा करके मुफ्ता फोड़ के ऐसा हो गया, मतलब पक्का मुफ्ता फोड़ के ऐसा हो गया, समझ रहे ना आप? खा के नहीं, मुफ्ता फोड़ के। ये हाल एक हमें कोई चाय पे भी नहीं बुलाता। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इस साल रमजान में बेतहाशा सियासी इफ्तार पार्टियां हुई, लेकिन ऑपोजिशन की वो इफ्तार पार्टी जो बिलावल आज़म में हुई थी, वो काबिले गौर, काबिले गुफ्तगू, काबिले नज़र, काबिले दीद, मतलब हर चीज़ के काबिल है और काबिले गुफ्तगू भी। इसलिए आपको उस इफ्तार पार्टी का एक और ऐसा हाल बताएं जो कि अभी तक आपके सामने नहीं आया था। सुनने में आया है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी से सेनेट इलेक्शन का बदला लेने के लिए सबसे ज्यादा पकोड़े और समोसे खाए। पॉसिबल? हमजा शरीफ दिखने में दुबला लगता है, खुराक बहुत टाइट है लड़के की, मानो या ना मानो, शदीद खुराक है। मेट्रो खा गए, नहीं सॉरी, मेट्रो। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ये है वो नायाब डब्बा जिसे हम अपना कौमी डब्बा डिक्लेयर कर चुके हैं। बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक तमाम दौर गुजर चुके, लेकिन हमने इस डब्बे में सिवाय सुई धागे के कुछ नहीं देखा। आज इसमें कोई बंदा गलती से शायद बिस्किट्स रख गया, लेकिन आप गलतफहमी का शिकार ना हो, ये डब्बा सुई धागे का ही है। कभी भी अलमारी के ऊपर से जब आप इस डब्बे को उठाएं तो यही ज़हन में रखें कि इसमें बिस्किट नहीं हो सकते, नहीं हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा। बिस्किट भी नजर आए तो आप उसे नजर का धोखा समझिए, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कसम से। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, ईद पर शीर खोरमे का जब दौर चलता है तो अपने पराये सारे एक हो जाते हैं और रिश्तेदारों का, दोस्तों यारों का तो घर पे आना जाना लगा ही रहता है। इसी तरह रिश्तेदार एक घर पे पहुंचे मिलने के लिए, खाने की मेज़ पर बच्चे से पूछा, आओ बेटा बबलू, ये बताओ ईद के ऊपर कैसा गुजरा सब कुछ, क्या क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? बच्चे ने कहा, मैं टीवी पे शोज बड़े शौक से देखता हूं। अच्छा, कौन सा शो देखते हो बेटा? मैंने कहा जी क्राइम शोज देखता हूं। बेटे को क्राइम सीन्स पसंद है, क्राइम शोज पसंद है? जिस पे बच्चे ने कहा, नहीं, मुझे पसंद है जब उस शो में लोग अपने रिश्तेदारों को मारते हैं चाकू से। फिर आ गया, फिर आ गया। समझ तो गया होगा। नाजरीन, अब तक इतने लोग पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आ चुके हैं कि अब ऐसा लगता है कि पीटीआई जम हो गई है पीपल्स पार्टी में, क्योंकि 2008 की पीपल्स पार्टी की जितनी भी वजारतें हैं ऑलमोस्ट पीटीआई के पास उतनी ही हैं और वही लोग मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई की हुकूमत में। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जरदारी साहब भी बड़ी मासूमियत के साथ ये मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इजाज़त हो तो क्या मैं भी पीटीआई में आ जाऊँ? सर, आप आए या ना आए, मतलब आप गेम तो आपका ही चला, गेम प्लान, मास्टर माइंड, किंग मेकर छा गया, सारे बंदे अपने फुल शतरंज। समझ तो गया होगा। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मस्करा निकलता है जिसे लोग फैसल वाडा कहते हैं। नाजरीन, नैब सबसे
तफ्तीश कर सकता है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से नहीं, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप जीतने की वजह से इस्तिस्ना हासिल है। ये बयान फैसल वाडवा साहब की तरफ से। और फैसल वाडवा, जिन लोगों को नहीं मालूम कौन है, उन्हें मैं बताता चलूँ कि ये वही शख्स हैं जो रोड पे चलते हुए CCTV कैमरा देखते हैं तो अपनी पिस्टल और गार्ड्स को एक्टिव कर देते हैं और काउंटर स्ट्राइक खेलना शुरू कर देते हैं। जी नाज़रीन, ये वही शख्स है जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर अपनी ग्लॉक पिस्टल लेकर चाइनीज एम्बेसी को रेस्क्यू करने के लिए तकरीबन कोई 750 मीटर के फासले पर खड़े हुए पाए गए। और मजीद इनकी जानिब से एक और बात सामने आई कि मेरा कोई खुफिया अकाउंट नहीं है, बल्कि नजर लग जाने के डर से मैंने अपने अकाउंट छुपाए हुए थे। तो रिश्तेदारों की नज़र अच्छी नहीं होती है आजकल। रिश्तेदार जो हैं, दोस्त यार जो हैं, करीबी लोग, मोहल्लेदार, जितने भी लोग हैं, वो इनका कहना ये है कि बुरी नज़र से देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हाँ फैसल तो इतने पैसे, अल्लाह, तो नजर लगता है और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। ठीक है फैसल वाडवा साहब, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ साथ हैं सर। जिस वक्त आप 2 मोबाइल आगे 2 मोबाइल पीछे चलाकर अपनी हार्ले डेविडसन के ऊपर अपना काफिला निकालते हैं, तब भी हम आपके साथ हैं। जब आप अपनी ग्लॉक पिस्टल लेके निकलते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के और आवाम को रेस्क्यू करना चाहते हैं, तब भी हम आपके साथ हैं। जब आप बाहर निकल के आवाम से कहते हैं कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी हो गया तो भी ये खरीदेंगे, तब भी हम आपके साथ हैं। लेकिन उस वक्त हमें हबीब जालिब याद आ जाते हैं। समझ तो गया होगा। भारत में बंदर मोदी, और माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी की जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि पहले इलेक्शन में हल्की फुल्की धांधली होती थी, लेकिन इस बार धांधली में हल्का फुल्का इलेक्शन हुआ है। उनका साथ साथ ये भी कहना था कि वो 4 हल्के खुलवाएंगे और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को पनामा में वो अदालत तक लेके जाएंगे। नाज़रीन, आ गया तो छा गया ठा करके। जी हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब की। शेख रशीद सिर्फ और सिर्फ वाहिद बंदा है जो कि पाकिस्तान रेलवे के सारे टायर में हवा भर सकता है। जी हाँ, क्योंकि उनमें हवा होती नहीं, लेकिन शेख साहब भर सकते हैं। ये टैलेंट शेख साहब के पास है, ये गट सिर्फ और सिर्फ शेख साहब के पास है। जब वो हुकूमत में आए, वज़ीर रेलवे बने, तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील की कि इमदाद की जाए और उनकी अपील को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत गौर से सुनकर उनके पास वापस भेज दिया, कुछ इसी तरीके से। बहरहाल आपको ये भी बताते चलें कि शेख साहब अपनी शोला बयानी की वजह से बहुत माने जाते हैं, बहुत जाने जाते हैं, और आज फिसल गया मैं उन्हीं की वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। प्लीज लेट्स हैव अ लुक। मैंने तो एक बिल्लो रानी कहा, तो मैंने तो नहीं कहा था कि आगे से परवेज और पीछे से परवीन, ये तो लोगों ने, इन्होंने कहा। शेख रशीद जो है हमारा पिंडी का शैतान है, बेगैरत इंसान है, और आप मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछे। गालियां दी हैं बिल्लो रानी ने, मैंने तो उसका नाम लेना छोड़ा कर दिया। मैं तो बिल्लो रानी मेरा जानी ही है। शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो दिल जल गया उसने फजल रहमान को किसकी। छोड़ देता हूँ ये तकलीफ, मैं जा रहा हूँ। मैंने नई नई उससे दोस्ती और मोहब्बत शुरू की थी। बिलावल से मेरा कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड चल रहा है। वो मुझे खुद कहता मैं फैन हूँ, तो मैं भी उसका फैन हूँ। जी नाज़रीन, तो शेख साहब के लिए खान साहब ने कहा है शेख साहब का ईमान लुट ही गया, देखकर हुस्न साकी पिघल ही गया। आज से पहले ये कितने मगरूर थे, लुट गई पारसाई, मजा आ गया। लेकिन ये खान साहब इमरान खान साहब नहीं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, जिन्होंने अपनी गज़ल में। अब समझ तो गया होगा से हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए समझ के समझ को समझे, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। मिठू चाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।